जाता है, राज्यों से पूछा नहीं जाता है, और राज्यों को जो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए केंद्र की तरफ से वो भी भरपाई नहीं हो पा रही है। तो इन आरोपों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सतीश पूनिया हैं। ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजस्थान के और आमेर से विधायक हैं। ये जवाब देंगे कि राजस्थान में किस तरह से कोरोना के खिलाफ में जो महामारी है उसके खिलाफ कैसे जंग चल रही है, और जो आरोप हैं अशोक गहलोत जी के कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल पा रही है, तो इन आरोपों पे आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे स्थिति देखें पूरे राजस्थान की, तो राजस्थान जिस तरह से भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति बनी है पूरे राजस्थान की वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हालात जो हैं वो दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। जयपुर के हालात हों या जोधपुर के हालात हों या कोटा के हालात हों, हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आप वहाँ ग्राउंड पे हैं, आप स्थिति को बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि आप नज़रों से वहाँ देख रहे हैं। क्या स्थिति है सतीश जी, आप बताने की ये करें, कोशिश करें। देखिए, राजस्थान अब देश के पहले 10 राज्यों में शुमार हो गया जो सर्वाधिक संक्रमित राज्य हैं। और तकलीफ की बात यह है कि राजस्थान के भी, जैसा आपने जिक्र किया, राजधानी अछूती नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह कि जहां से मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा के 3 थानों में कर्फ्यू है, और पूरे जोधपुर का जो एक विशेष क्षेत्र है, जो एक स्पेसिफिक हैबिटेशन है, उसको लेके धीरे धीरे पूरे शहर के चारों तरफ ये फैलना शुरू हो गया। जो कोटा एक बड़ा डिवीजन हेडक्वार्टर्स है, शुक्र है कि बच्चे वहां से शिफ्ट कर गए, लेकिन एक बड़ी तादाद है। तो जो खासतौर पर बड़े बड़े जो शहर हैं, डिवीजन हेडक्वार्टर्स हैं तीनों, इनमें संक्रमण बढ़ना, इसके बाद में जिस तरीके से जयपुर के रामगंज से निकला हुआ व्यक्ति मूव किया और बाड़मेर में जाके उसने संक्रमण फैलाया, यहां से रामगंज के व्यक्ति ने सीकर में संक्रमण फैलाया। तो धीरे धीरे ये आज राजस्थान के 31 जिलों में किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये संक्रमण फैल गया, जो राजस्थान के लिए चिंता की बात है। 33 में से 31 जिलों में संक्रमण का फैलना, ये मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती है, और सरकार के समक्ष तो है ही, लेकिन राजस्थान की जनता के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। ये थोड़ी जो विपक्ष की भूमिका है और जो सत्ता पक्ष है उसकी भूमिका के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे ये सही समय नहीं है जब हमें एक सामूहिक जंग लड़नी चाहिए, लेकिन ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में है वो एक मंच पे नहीं है, वो साझा होकर कोई फैसला, बड़ा फैसला अभी नहीं ले पा रही है, जबकि ये वक्त है कि राजनीति को भुलाकर हम एक निर्णायक जंग की तरफ आगे बढ़ें। बिल्कुल, एथिक्स के हिसाब से आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। ये ऐसा समय नहीं था कि जब कोई सियासत या राजनीति या कोई बयान या इस तरीके से देखा जाए, इसको किया जाए, क्योंकि ऐसी वैश्विक महामारी में, ऐसे संकट के समय जनता के बीच में भी मनोबल बना रहे, उनका भरोसा और आत्मविश्वास बना रहे, और हमारी अपनी एकजुटता भी दिखे। तो 27 मार्च का दिन मुझे याद है कि जब इस महामारी की शुरुआती दौर में थी और लॉकडाउन हो चुका था, हमने खुद ने इनिशिएटिव लेके, मैं और नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री जी के पास गए, और राजस्थान में संक्रमण के फैलने के कारणों पर जब चर्चा शुरू हुई तो 2 बातों का निवेदन किया। एक तो जिस तरीके से संक्रमण के राजस्थान में जो कारक हो सकते हैं उन पर सख्ती की जाए, चाहे लॉकडाउन में सख्ती करें, कर्फ्यू को सख्ती से लागू करें, और लोग एक दूसरे इधर उधर से मूवमेंट नहीं करें। दूसरा, इस बीमारी के बाद में जो बड़ी जरूरत है वो थी राशन की। उस राशन में भी बहुत बड़ा भेदभाव हुआ, और केवल जयपुर के 2 विधायकों ने पूरी पार्टी को एक किस्म से हाईजैक किया, प्रशासन को किया, और इस चीज की चर्चा बड़े बड़े फोरम पे हर तरीके से हुई। मैं किसी जाति, पंथ, मजहब की बात नहीं कर रहा, क्योंकि न तो बीमारी का न वायरस का कोई धर्म होता है, लेकिन कम से कम ये जरूर देखना पड़ेगा कि बीमारी के कारक कौन है, बीमारी के संवाहक कौन है, लापरवाह कौन है, और उनका आचरण इस किस्म से कैसे गैर जिम्मेदाराना। तो जो समाज की ऐसी महामारी में गैर जिम्मेदार व्यवहार करेगा, वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे धर्म हो, चाहे सरकार हो, एक प्रतिपक्ष के जिम्मेवार प्रतिपक्ष के नाते हम लोग सरकार को चेताएंगे। तो पहले हमने 27 मार्च को मुख्यमंत्री जी से सिलसिलेवार बात की, पूरे
लगभग 21 बिंदुओं पे बात की और हमने उनको पूरा भरोसा दिलाया कि हम पूरे तरीके से आपके साथ हैं, राजस्थान के हितों की पैरवी के लिए जैसा वो कहेंगे हम करेंगे। उसके बाद में कुछ सुझावों पर उन्होंने कुछ अमल भी किया। जो सुझाव थे वो रियलिटी के सुझाव थे, ग्रास रूट के सुझाव थे, लोगों की अपनी भावनाएं थी। उसके बाद में हम लोग चीफ सेक्रेटरी और डीजी से मिले एक हफ्ते बाद में जी। कुछ चीजें थी जिन चीजों का निराकरण प्रशासनिक तौर पर करना था, कुछ इनिशिएटिव लिए गए, लेकिन उसके बाद सरकार का मिजाज बदलता चला गया और मैंने देखा कि अशोक गहलोत जी प्रबंधन की बजाय केवल मोदी जी पर एलिगेशन लगाने के या केंद्र सरकार को कोसने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं यदि संक्षेप में अपनी बात कहूं, राजस्थान में कोरोना की रिलीफ के लिए इस सरकार ने जो काम किया उसको यदि आप देखेंगे तो बहुत समय सियासत में, बयानबाजी में इसमें निकला और आज जो शुरुआत करी उसी शुरुआत पे आज भी वो अड़े हुए हैं। इतना कंट्राडिक्शन उनके बयानों में है और जो स्थिति बिगड़ी, जिस तरीके की उदासीनता, लापरवाही दिखी, और उसका एक बड़ा कारण था आज रिलीफ के काम या तो भामाशाहों की मदद से हुए या सीएसआर के पैसे से हुए या एमएलए लेड के पैसे से हुए। सरकार ने अपने खजाने से एक पाई खर्च नहीं की। यदि की हो तो मैं इसी मंच से चुनौती देता हूं कि वो इसका हिसाब किताब जनता के सामने अपने मत से कितने खर्च किए और केंद्र से कितनी राशि आई, मदद की राशि आई, उसका ठीक से इस्तेमाल हुआ या नहीं, क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी है? दो पक्ष हैं। जो मैंने कहा इस पे तो मैं बराबर कायम हूं कि राजस्थान की सरकार के अपने सीधे सीधे प्रत्यक्ष अपने फंड में से प्रत्यक्ष रूप से कोविड-19 के प्रबंधन में पैसा खर्च नहीं हुआ। 3 खर्चे अभी तक हुए पिछले 1.25 महीने में, या तो भामाशाहों ने, जो प्रशासनिक अधिकारियों ने और इकट्ठे करके और भामाशाहों को प्रेरित किया, या जो एनजीओ थे, जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी, धार्मिक संगठन थे, सब लोगों ने किया, या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का अनेक जो उपक्रम राजस्थान में काम करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो, चाहे हीरो कॉर्प हो, इस तरीके के अनेक संस्थाओं ने इसमें काम किया, चाहे श्री सीमेंट हो, अनेकों ऐसी संस्थाएं हैं। इसी तरीके से तीसरा पैसा इन्होंने सीधे सीधे एक सर्कुलर जारी किया कि विधायक कोष का जो पैसा है वो सीधे सीधे खाद्य सामग्री के अलॉटमेंट के आवंटन के लिए होगा, वो हम लोगों ने शिफ्ट किया। आगे के 2 साल का पैसा चिकित्सा सुविधाओं के लिए हम लोगों ने डेडिकेट कर दिया। ये 3 मद थे, लेकिन चौथा जो मद था, जो सीएम रिलीफ फंड का, 2 पैरेलल इस तरीके के कैंपेन चले, एक पीएम केयर्स का चला और एक सीएम रिलीफ फंड का चला। जी जी। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे उसमें इकट्ठे हुए। आज मुख्यमंत्री ये बता दें कि उस सीएम रिलीफ फंड में कोई पैसा कोविड के ऑपरेशन में, मैनेजमेंट में कहीं खर्च हुआ है क्या? जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बाकी चीजें थी, लिपापोती के अलावा, मैं हिंदुस्तान की सरकार का बताता हूं, ये बार बार पैकेज की डिमांड करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने ऐसी त्रासदी में जो पेमेंट 3 महीने बाद होना होता है, वो लगभग 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिलीवर होना था, वो पैसा ऑलरेडी सरकार के पास आ चुका है। राजस्थान के लोगों को जो जनधन का एक बड़ा संबल होता है, महिला का जो खाता होता है उसमें 500 रुपए वो गरीब महिला ही जान सकती है कि उस 500 की कीमत क्या है। ऐसे लाखों खातों में वो 500 रुपए ट्रांसफर हुए। पूरे देश भर में 20 करोड़ ऐसे खाते थे जिसमें 10 करोड़ से भी ज्यादा पैसा आ गया। उसी का हिस्सा राजस्थान में 36 लाख से भी ऊपर अकाउंट थे, उसमें आया है। इसी तरीके से जो उज्ज्वला के सिलेंडर 3 महीने लगातार 750 रुपए का सिलेंडर, और उज्ज्वला में भी लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का जो कनेक्शन थे, उनको सबको डिलीवर हुआ है। पीएम किसान का 744 करोड़ रुपए ये राजस्थान के किसानों के खाते में जमा हुआ है। जो सरकार ने कहा कि एक डीएमएफटी का फंड होता है, जो राजस्थान 2700 करोड़ के आसपास राजस्थान के पास डिपॉजिट है, वो केंद्र की अनुमति से खर्च किया जाता है। सरकार ने तत्काल कहा कि आप उसको डीएमएफटी के फंड के 30% पैसे को इस कोविड के मैनेजमेंट में, डिजास्टर में आप खर्च कर सकते हो। 846 करोड़ होता है। मेरा दावा है कि उस 846 करोड़ में एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ होगा डीएमएफटी के फंड से। तो ऐसी बहुत सारी जो क्लॉज हैं, जो ऐसे जो हेड्स हैं, जिनका पैसा सेंटर ने बिना लगा तुरंत उसको किया। राजस्थान के लोगों को लाखों मैट्रिक टन अनाज, जो लोग बचे हुए थे, जो अपात्र थे, जो नॉन एनएफएसए में थे,
किसी दूसरी श्रेणी में नहीं थे। 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, ये हिंदुस्तान की सरकार राजस्थान को दे चुकी है। जो केंद्र से अनाज दिया जा रहा है, जो पैकेट्स आ रहे हैं, वो बट नहीं पा रहे हैं लोगों में, गरीब लोगों तक जा नहीं रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने कुछ राज्यों में धरना भी दिया, जिसमें राजस्थान और पंजाब और कई स्टेट के लोग भी इसमें शामिल थे, जिनका आरोप था कि वो अनाज बट नहीं रहा है। तो अनाज वो जा कहाँ रहा है दरअसल? देखिए, ये सरकार को तय करना है। केंद्र ने अपनी जिम्मेवारी पूरी करी, इन्होंने डिमांड मांग करी, और ये हम लोगों का सुझाव था कि जो लोग किसी श्रेणी में नहीं है, कोई बीपीएल में नहीं है, स्टेट बीपीएल में नहीं है, खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ा हुआ, उस व्यक्ति का क्या होगा। उसके लिए सरकार ने ऐसे लगभग 4,36,51,850 ये इस तरीके के लाभार्थी थे जिनको 5-5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल जो नेफेड से के जरिए आई है, ये सरकार की जिम्मेवारी थी। लेकिन जो बात सरकार पर आरोप लगता है, सरकार की प्रशासनिक उदासीनता का, ढिलाई का, भेदभाव का, क्योंकि ये लोगों ने देखा है कांग्रेस के विधायकों के और मंत्रियों के यहाँ, और ट्रकों को उतरते हुए और बढ़ते हुए। इससे ज्यादा उदाहरण क्या होगा? ये तो वीडियो है जो बेगू के विधायक ने कहा राशन बांटते वक्त कि मोदी अच्छा है, गहलोत अच्छा है। तो महिला ने जवाब दिया कि मोदी अच्छा है, तो कहा राशन छोड़ जाओ और घर जाके दिया जलाओ। ये तो बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मानसिकता को दिखाता है साफ तौर पर। चलिए, उन्होंने बाद में शायद माफी भी मांग ली थी इस बात को लेकर। प्रदेश के जो लीडर्स थे, उन्होंने इस बात की आलोचना भी की थी कि शायद इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बट जो वायरल हो गया, पुरानी आदत है, वो गलती करते हैं कांग्रेस के लोग, फिर माफी मांग लेते हैं। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार काम नहीं कर पा रही है उस हिसाब से, लेकिन मुझे याद है कि पिछले दिनों जब वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था प्रधानमंत्री जी के साथ में, सारे जो मुख्यमंत्री थे, तो उस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अशोक गहलोत जी अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि आप लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, बट नहीं रहा है ठीक से, लोगों तक राशन पहुंच नहीं रहा है। तो ये दो तरह की चीज़ें, क्या सही बात ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है? ये एथिक्स की बात है कि प्रधानमंत्री जी देश में कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करते हैं। उन्होंने जब संवाद किया मन की बात का, तो ऐसे प्रदेशों के पंचायती राज दिवस पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो हिंदुस्तान के हर कोने के सरपंच की भी तारीफ की। उन्होंने नॉन बीजेपी गवर्नमेंट में इस तरीके काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी या नेता, उनकी भी तारीफ करी। अब किस रेफरेंस में उन्होंने कहा, उसको किस तरीके से अशोक गहलोत जी अपनी पीआर से जोड़ के और उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं, वो एक दिगर बात है। लेकिन एथिक की बात ये कि प्रधानमंत्री तो गहलोत जी की तारीफ करते हैं, लेकिन गहलोत जी ने प्रधानमंत्री की कितनी बार तारीफ की, जो इतनी वैश्विक महामारी में इतने बढ़िया तरीके से 130 करोड़ के देशों को थाम के वो चल रहे हैं। उनके मुंह से तो उनके कोई प्रशंसा का शब्द मैंने आज तक सुना नहीं। सतीश जी, आज कुछ विशेषज्ञों की राय में देख रहा था कि जिस तरह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान में जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो घट के तकरीबन 1% या 0% के आसपास में रह जाएगा, और अभी जो स्थिति है उस हालत में राजस्थान को वापस पटरी पे आने में कम से कम साल या 1.5 साल 2 साल का वक्त भी लग सकता है। तो अभी जिस तरह का नेतृत्व और जिस तरह का कामकाज वहाँ चल रहा है राजस्थान में, जितना बड़ा स्टेट है राजस्थान, वापस पटरी पे आने में आपको लगता है कितना वक्त लगेगा? देखिए, एक जो सामान्य धारणा है इस बीमारी के बारे में और कोरोना और पोस्ट कोरोना जो सिचुएशन देश की और दुनिया की बनेगी, उसमें आर्थिक गतिविधियां ठीक से संचालित हो और पहले की तरह सब चीजें ठीक पे आ जाएं, तो मुझे लगता है कि ये जो जिस तरीके से लेबर्स का माइग्रेशन हुआ है, तो वो एक बड़ी चुनौती है कि प्रोडक्टिविटी कम होगी निश्चित रूप से, और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसके कारण निश्चित रूप से, चाहे वो स्वास्थ्य का कारण मान लीजिए या बाकी दूसरे कारण मान लीजिए, लेकिन सामान्य तौर पर जो राजस्थान है, राजस्थान के साथ साथ देश की भी स्थिति वही है कि वहां पे जीडीपी में गिरावट आएगी माना ही जा रहा है। दूसरे प्रदेशों में भी आएगी, राजस्थान में भी आएगी, लेकिन राजस्थान के साथ चुनौतियां ज्यादा हैं। जी। एक तो सीधा बड़ा सेक्टर खेती का है। इस बार भगवान की कृपा से प्रोडक्शन ठीक हुआ, लेकिन किसानों को ओलावृष्टि की मार पड़ी, और एक इस तरीके की बिगड़ते मौसम के कारण नुकसान लगातार होता चला गया। पश्चिमी राजस्थान में टिड्डी का आक्रमण हुआ और लाखों बीघा जमीनों पर
और इतना बड़े अन्न की हानि हुई। इसी तरीके से जो हमारा अपना टूरिज्म एक सेक्टर है जिससे एक अच्छी रेवेन्यू हम लोगों को मिलती है, वो मुझे लग रहा है कि वो गतिविधियां ठीक तरीके से सुचारू होने में समय लगेगा। जो इंडस्ट्रीज हैं राजस्थान में, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन स्पेसिफिक कुछ इंडस्ट्रीज हैं, उन पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा। तो बहुत अर्थव्यवस्था को ठीक ठीक से पटरी पे आने में ये मान लीजिए कि साल और 2 साल काम किया। और जिस तरह से एक सुपर कर्फ्यू, जो महा कर्फ्यू की बात होती रही भीलवाड़ा में, उस मॉडल को बाकी जगह पे भी अपनाने की बात हुई, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी। लेकिन जब जयपुर की बात आई तो जयपुर में परकोटे के अंदर में एक छोटा सा इलाका है रामगंज, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ हम सख्ती नहीं बरत पाए। वहाँ जिस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए थी, जिस तरह की सावधानियां हमने बरती थी भीलवाड़ा में, वो चीज़ यहाँ नहीं हो पाया। आखिर इसके पीछे इच्छा शक्ति की कमी क्यों दिखी? सरकार इस पूरे इलाके को लेकर थोड़ा कमजोर नजर आई, कोई भी व्यवस्था ढंग से काम करता हुआ नजर नहीं आया। एक तो मुझे लगता है जो अपीजमेंट है, तुष्टीकरण है, वो बड़ा कारण है। मैं इसको किसी जाति धर्म से बांध के नहीं देखता, लेकिन सरकार को अपने वोट बैंक की भी फिक्र थी, लेकिन ये देखा नहीं कि उस वोट बैंक की फिक्र के कारण उसी कम्युनिटी को खतरे में डाल रहे हैं। आज रामगंज एक तरीके के कम्युनिटी स्प्रेड की, उसमें ये अलग बात है कि वहां टेस्टिंग बंद हो गई और बंद होने के कारण वो आंकड़े सरकार छुपा रही है अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। लेकिन जयपुर का रामगंज, कोटा का मकबरा और जोधपुर का कबूतरों का चौक, टोंक का बमोरी गेट, ये सारी वो हैबिटेशन है जहां हमारे अल्पसंख्यक बंधु रहते हैं। उनमें स्वाभाविक तौर पर जो हैबिटेशन है उसमें स्प्रेड होने की ज्यादा आशंका थी। सरकार को किसी तरीके का अपीजमेंट की आवश्यकता नहीं थी, उनको काउंसलिंग करते, समझाते, उनको रोकते, उनका मूवमेंट नहीं होता। तो राजस्थान में 25 मार्च को पहला पेशेंट आया था ओमान से, जो रामगंज से शुरू हुआ था, और उस एक व्यक्ति ने 400 व्यक्तियों को संक्रमित किया और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में वो फैल गया। मुझे लगता है कि ये सरकार की जो प्रशासनिक लापरवाही भी थी, उदासीनता भी थी। भीलवाड़ा मॉडल एक अलग मॉडल था, जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि इस पेंडेमिक को लड़ने के लिए, इस वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए हिंदुस्तान की जनता जो सकारात्मक रूप से साथ रही, उनका एक बड़ा योगदान है। जहां जनता ने लॉकडाउन को, कर्फ्यू को स्व अनुशासन से माना, वहां पर ये जल्दी से ठीक भी हुआ और वहां पर इसका निराकरण भी हुआ। भीलवाड़ा उसका उदाहरण है। भीलवाड़ा मुख्यमंत्री जी की इनिशिएटिव पे नहीं हुआ, भीलवाड़ा किसी राजनीतिक बयानबाजी या भाषणों से नहीं हुआ। भीलवाड़ा की जनता पहला कारक है, भीलवाड़ा के चिकित्सक दूसरा कारक है, भीलवाड़ा के पुलिसकर्मी तीसरा कारक है, और भीलवाड़ा के स्वास्थ्य कर्मी ये चौथे कारक है। इन सब ने मिलकर वहां एक ऐसा अनुशासन पैदा किया, और वो जो है था उसने भी काम किया कि यदि हम ठीक से अनुशासित नहीं होंगे तो भीलवाड़ा बारूद के ढेर पे बैठा। उन्होंने सबने उसकी अनुपालना की, लॉकडाउन की, कर्फ्यू की, जो व्यवस्था थी वहां के प्रशासनिक जो व्यवस्था थी। मैं निश्चित रूप से वहां के तमाम इस तरीके के स्वयंसेवी संस्थान थे जिन्होंने होम डिलीवरी की शुरुआत की, घरों पे राशन पहुंचाया, लोग घरों से बाहर निकले नहीं। तो कुल मिलाकर उसमें सबका योगदान था। सरकार अकेली उसकी क्रेडिट नहीं ले सकती। सरकार यदि ठीक करना चाहती तो फिर रामगंज में करे, मकबरे में करे, कोटा के। बिल्कुल। ये डीजल और पेट्रोल के ऊपर सेस बढ़ा है, सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि बाकी स्टेट में भी, चूंकि राज्यों के पास में अब आय के लिए बहुत ज़्यादा जरिया रहा नहीं है, तो बीजेपी की तरफ से इसका विरोध होता रहा है। वहीं पिछले दिनों सचिन पायलट से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नरेगा को लेके उन्होंने लगभग 11 लाख के आसपास में लोगों को रोजगार दिया है। और आज की खबर में पढ़ रहा था 6 लाख और लोगों ने, जो लोग काम करना चाहते हैं नरेगा योजना के तहत, 6 लाख लोगों ने पंजीकृत किया अपने आप को। तो क्या लगता है कि राज्य के पास इतना फंड है कि वो टैक्स ना बढ़ाए? तो रास्ता क्या है फिर? या तो केंद्र से मदद मिले। देखिए, दो पक्ष है इस फेडरल स्ट्रक्चर में। हर चीज अलग अलग तरीके से डिफाइन की हुई है। सेंटर भी फंडिंग करता है, अनेकों जो एजेंसीज हैं वो लोन की व्यवस्था करती हैं, और स्टेट भी अपना कुछ रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन कुल मिला के जैसे घर चलाते हैं, तो घर भी कुल मिलाकर किसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही चलता है। आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है, आप ऋण भी लेते हैं, किस्तें भी बांधते हैं, खर्चा भी करते हैं, जरूरतें भी पूरी करते हैं, आपदा में भी खर्च करते हैं, बीमारी में भी खर्च करते हैं। कुल मिलाकर स्टेट का स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। लेकिन
मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सरकार का वो पुअर है, और कुल मिलाकर केंद्र की तरफ बार बार एलिगेशन लगाने से वो मैनेजमेंट ठीक होगा नहीं। मुझे लगता है कि ठीक तरीके से व्याख्या करके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनमें कटौती की जा सकती है, बहुत चीजें ऐसी हैं कि जिसमें से लोगों को इन्वॉल्व करके एक अच्छे तरीके की कोई स्ट्रेटेजी बने। इसमें सरकार को अब ज्यादा सोचना पड़ेगा रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में भी, क्योंकि पिछले वर्षों का मैं आंकड़ा देख रहा था कि जो सरकार की जो बकाया रेवेन्यू कलेक्शन है वो उसमें लगभग 12,000 करोड़ ये बकाया हैं कलेक्शन के। तो सरकार की जो कलेक्शन की जो विल पावर है वो कमजोर है, या इस तरीके की जो रेमेडी उन्होंने अख्तियार नहीं करी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको निकाला जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन अभी जरूरत है रिव्यू करने की कि इस सारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, क्योंकि लोग जो माइग्रेंट्स है वो आएंगे, जैसे आपने नरेगा के लिए 6 लाख लोगों के लिए कहा, तो अब दिक्कत ये आएगी कि जो बाहर से जो लोग आएंगे वो भी रोजगार मांगेंगे, वो भी अनाज मांगेंगे, वो भी मकान मांगेंगे, वो बाकी चीजों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सरकार ने अभी तक बताया नहीं है कि जो माइग्रेंट लेबर वापस आएगा उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। आरएलपी के हैं बेनीवाल जी, आप लोगों ने अपने सांसद निधि से क्या योगदान किया है, या व्यक्तिगत तौर पे किस तरह से राजस्थान में लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा सवाल है आपका। और सांसदों ने तो पहले से ही 2 साल का जो अपना जो एमपी लेड है वो डेडिकेट कर दिया था कोविड-19 के लिए। प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा, यहाँ विधायकों ने भी, सभी विधायकों ने। लेकिन मैं एक जो बात थी भेदभाव की, मैं आपको बताता हूं कि हमारे विधायकों ने सबसे पहले सीएम रिलीफ फंड में पैसा दिया अपनी तनख्वाह का, और उसके बाद पीएम रिलीफ फंड में दिया। राजस्थान के बीजेपी के विधायकों ने पीएम केयर में पैसा नहीं दिया है, हमने दिया सीएम में भी, बिना किसी भेद के। दूसरा, हमारा पैसा भी डेडिकेट हो गया, हमें कोई ऐतराज नहीं है कि कोविड-19 के लिए हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हो, उसके लिए हम एग्री हैं। राशन के लिए भी हमने अपने लेट से पैसा दिया। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं आपके सवाल के जवाब में इतना कह सकता हूं कि एक जिम्मेवार प्रतिपक्ष के नाते और पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी होके सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी। आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने राजस्थान से केवल 100 रुपए इकट्ठे करके 43 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी को इस आपदा से निपटने के लिए हमने दिए हैं। राजस्थान में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को भोजन के पैकेट मांगते हैं। 2.25 लाख कार्यकर्ता इस काम में आज भी लगे हुए हैं। 613 कम्युनिटी किचन हमारी लगी हुई है, और 50 लाख के करीब ड्राई राशन के पैकेट्स ये हमारे कार्यकर्ताओं ने बांटे हैं। और बाकी जो सेंटर की एडवाइजरी है, आरोग्य सेतु, फेस मास्क, ये बड़े पैमाने पर तो एक एनजीओ की तरह, एक स्वयंसेवी संगठन की तरह बीजेपी ने काम किया। इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि हमारे लोगों ने भामाशाहों की मदद से एक अच्छी पहल करी, एक नवाचार किया, और उसके कारण राजस्थान में हम लोग सरकार के मुकाबले ठीक तरीके से जनता की सेवा कर पाए। निश्चित तौर पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वैसा वक्त है डॉक्टर पुनिया जी की जिस वक्त हमें भेदभाव भुलाकर, चाहे वो प्रतिपक्ष के नेता हों या सत्ता पक्ष के नेता हों, हमें एक बड़े गोल की तरफ काम करना है। वो है कि कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है उसको जीतना है, हर हाल में जीतना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश पुनिया जी।